नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे बेरहम मौसम और शिव का मरहम। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के लिए बहुत ही नरम दिल रहे हैं, ये बात सबको पता है। और जब वो मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने नुकसान के मामले में काफ़ी कुछ बदलाव किए थे, जो मुआवजे के लिए किसानों को बड़ी रकम देने वाले साबित हुए। अगर हम आज की बात करें तो मध्य प्रदेश में किसान दोहरी मार से गुजर रहा है। वो ये कि पहले तो बारिश, फिर बाढ़, और उसके बाद जो प्याज लहसुन का किसान है उसके लिए बाजार में सही दाम नहीं मिल रहा है। पहले तो किसान ने लहसुन को नालों में फेंका, नदियों में फेंका, ज़मीन में गाड़ा, और अब वो उसको लेकर चक्का जाम करने के लिए भी सड़क पर उतर आया। तो शुजालपुर में किसान परेशान है कम दाम मिलने से लहसुन प्याज के, लेकिन मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते किसान परेशान है फसलों के बर्बाद होने पर। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की नुकसानी का आकलन करने के लिए आदेश दिए हैं और जिला कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी ये कुछ ही दिनों में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में पहुंचेंगे और वहां जनप्रतिनिधियों के साथ आकलन करेंगे कि नुकसान कितना हुआ है, ताकि उसमें किसी किस्म का घपला ना हो। ये महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे आकलन में किसान भी साथ रहेंगे और अधिकारी भी साथ में रहेंगे, ताकि गड़बड़ी की शिकायतें कम आए। महत्वपूर्ण मुद्दा है, किसानों से जुड़ा हुआ है। इस पर हम आपको बता दें कि हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस के किसान नेता भी साथ में रहेंगे। कांग्रेस के किसान नेता केदार सिरोही जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष दर्शन चौधरी जी, और वरिष्ठ पत्रकार स्काइप पर रहेंगे देवदत्त दुबे जी। स्टूडियो में रहेंगे हमारे साथ हमारे पत्रकार साथी आशीष दुबे जी। चर्चा की शुरुआत के पहले मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आज ही, जो हमें खबर मिली है, अधिकारियों को निर्देश दे दिए कि वो गांव में जाकर अपनी पूरी टीम के साथ क्षतिग्रस्त इलाके में दौरा करें और आकलन करें। मैं आपको परिचय करा दूं, हम हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पत्रकार साथी आशीष दुबे जी। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देवदत्त दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता युवा मोर्चे के, भारतीय किसान मोर्चे के अध्यक्ष दर्शन जी भी जुड़ गए हैं। दर्शन चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और केदार शंकर सिरोही भी जुड़ेंगे। केदार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शन जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत में करूंगा चर्चा की। असल में हमारी 3 दिन पहले आपसे बात हुई थी। आपने कहा था कि मेरी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मुलाकात होना है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ, जय बलराम जी, नमस्कार। दरअसल आपसे 3 दिन पहले बात हुई थी अपनी किसानों को लेकर। आपने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने वाला हूं और जल्द ही अच्छी खबर किसानों के लिए मिलेगी, क्योंकि सबको पता है मुख्यमंत्री खुद शिवराज सिंह किसान हैं और किसानों को दर्द को बेहतर समझते हैं। और दर्शन सिंह जी, आपका जो आग्रह है वो लगता है उनको किसानों की तरफ और झुकाएगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को। क्या खबर है, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा आपने किसानों, आपसे क्या बात की किसानों के हित में? सबसे पहले तो आपका आभार कि किसानों की बात को आप जनता के बीच में ले जाते हैं जी, और बहुत धन्यवाद। जब अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से विगत 3 दिन के आप क्रियाकलाप देख सकते हैं, और अब त्वरित कार्रवाई, चाहे वो बाढ़ को लेकर हो, चाहे मूंग की समस्या को लेकर हो, और जो चूंकि राहत मध्य प्रदेश में ये एक सुरक्षा कवच देने का काम, कई बार क्या है कि जैसे ही आपदा आती है तो आपदा के बाद तुरंत में बीमा की राशि उपलब्ध नहीं हो पाती है, और इसीलिए ये एक ऐसा सुरक्षा कवच, जिस राहत राशि बढ़ाकर देश के अंदर मध्य प्रदेश ने एक अलग नियम बनाकर के पहले जो उपहास पूर्वक राशि हुआ करती थी, इसको नई नीति बनाकर, और इसमें किसानों को चाहे वो 10 डिसमिल से लेकर और 5 एकड़ और उससे ऊपर जितने भी किसान, जितनी भी उसके नुकसानी होगी, उस एवज में उसको राहत देकर और तात्कालिक लाभ दिया जाता है निश्चित तौर पर। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, चूंकि लगातार वो भी इस चिंतन में लगे हुए, अभी हमारी बीच में भी चर्चा हो गई है, अभी आगे फिर हो रही है, और लगातार जहां जहां सुधार की जो गुंजाइश रहती है, जो अच्छा रहता है, वो स्वयं संवेदनशील, बहुत ही मार्मिक और हर प्रकार के पहलू उनके आप सबके सामने और पूरी जनता जनार्दन के सामने है।
निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी उन बातों को बहुत ही सीरियस लेकर, गंभीरता से लेकर और तुरंत निदान करने का काम करते हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद भी करता हूं और आपकी ओर से भी यही संदेश देना चाहता हूं कि बिल्कुल निश्चित तौर पर किसान जिस आफत में फंसा हुआ है या जो भी गरीबों के घर, चाहे वो शहरी हो चाहे गांव के हो, जो भी उनकी नुकसानी हुई है, उनको नुकसान की भरपाई करने की कोशिश मध्य प्रदेश की सरकार और प्रशासन द्वारा की जा रही है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। आप चर्चा में बने रहिए, हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस के किसान नेता केदार शंकर सिरोही जी। केदार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सर। दरअसल हमें जो खबर है वो ये कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो गांव में जाकर नुकसानी का जायजा लें और उसके साथ में वो जनप्रतिनिधियों को भी अपनी टीम में रखें ताकि किसी तरह का गड़बड़ या गलत मुआवजा ना हो, क्योंकि पटवारी कई बार जो निरीक्षक होते हैं, राजस्व निरीक्षक, वो गड़बड़ी कर देते हैं और किसानों को उसमें शिकायत होती है। तो किसानों के भी साथ लेकर मुआवजे का आकलन करने की बात कही है। लेकिन जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि 40 जिलों को किसानों ने, मुख्यमंत्री ने इस पूरी बाढ़ से प्रभावित माना है। 25 करोड़ की राशि शुरुआती तौर पर देने की बात की जा रही है। आपकी क्या खबर है कि जो किसानों की हालत गांव में है वहां क्या स्थिति है? अधिकारी पहुंचने की खबरें आ रही है या नहीं आ रही? क्योंकि मुझे लगता है कि 2-3 दिन में जैसी बारिश और थोड़ी सी कम हो जाएगी, मैदान में अफसर पहुंच जाएंगे और मुआवजे का आकलन शुरू हो जाएगा। अभी जो ग्राउंड जीरो की समस्या है उस पर आपकी जानकारी। देखिए, ग्राउंड जीरो पर तो बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सरकार है और सरकार में कोई चिंता करने वाले। पूरा फोटो सेशन का काम चल रहा है, भावनात्मक पहलुओं को बेचा जा रहा है, किसान के दुख को दिखाया जा रहा है, पर मरहम लगाने की बात पर कोई काम कहीं होता हुआ दिख नहीं रहा है। कौन सी बात हो रही है? पूरे मध्य प्रदेश में किसान मार्च से रो रहा है, चिल्ला रहा है, आंसू निकल रहा है, उसके प्याज लहसुन के पैसे नहीं मिल रहे। आज आप देखिए पूरे मध्य प्रदेश में अमानक नकली खाद बीज दवा मिलने के कारण पूरी फसल, पीला मोजेक के कारण सोयाबीन तबाह हो रही है, खेत बखरे जा रहे हैं, ट्रैक्टर चल रहे हैं खेतों में, किसको नहीं पता है? क्यों नहीं यहाँ पर अधिकारी जा रहे हैं? आज ये बाढ़ 40 जिलों में कोई आज नहीं आई है, बहुत लंबे समय से आई है साहब। इस बाढ़ का निरीक्षण पटवारियों को करना था। गांव में लोगों के आटा भीग गया, खाद बीज भीग गए, घर में रात में पूर आई। जब हम 7 दिन की बात है कि हम 7 दिन में 25% नियम के तहत दे सकते हैं, मुआवजा जो है वो दे सकते हैं, उसकी खाना पूर्ति नहीं हो रही। नदी नालों के साइड की जो फसलें थी वो फसलें बर्बाद हुए को काफी दिन हो गया। अभी बात आ रही है खाद के लिए मध्य प्रदेश में पूरा किसान परेशान हो रहा है। इधर देखो उधर सिर्फ तकलीफ दिख रही है, कहीं भी हमारे कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है। आज जो बात आ रही है, जो ये बजट कितना बता रहे हैं अमाउंट, मुझे भी क्लियर नहीं हुआ। मेरे हिसाब से करीब ये जो सोयाबीन है जो 55-60 लाख हेक्टेयर में, इसमें से 30 लाख हेक्टेयर करीब में सोयाबीन की फसल में तकलीफ है, मक्का की फसल में तकलीफ है। इस तकलीफ को किस तरीके से निपटाएंगे? जो छोटा और मार्जिनल किसान है, जिसकी फसल गई, जिसका मुआवजा देने की बात है, आरबीसी 6-4 के लिए इनके पास जो पैसा है, फंड है, वो कहाँ है, कितना है, कैसे देंगे? मध्य प्रदेश में पशुओं का लंपी बीमारी से हाल बेहाल है। उद्यान की फसलों का फसल बीमा तक नहीं हुआ। मैं मतलब आपको भी गिनाना चालू करूंगा, सफलता हो सकता है कल 8 बजे का शो भी चालू हो जाए। जी चलिए, तो हम तो आपकी चिट्ठी को तार समझ रहे हैं केदार जी, हम आपकी चिट्ठी को तार समझ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार भी आपकी बात को गंभीरता से लेगी। और मुझे तो लगता है कि दर्शन चौधरी जी और आपकी अच्छी जुगलबंदी है। दर्शन चौधरी जी बहुत लिहाज के साथ सरकार से तालमेल की बात करते हैं क्योंकि उनकी अपनी मर्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ आप जो किसानों का पक्ष खोल कर रखते हैं उससे सरकार को चेतने का भी समय मिलता है। और बहुत सारी बातें ऐसी जो दर्शन सिंह जी नहीं कह पाते उसको आप कह देते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास कल रात को 8 बजे अपन दूसरा शो करेंगे। अभी तो आज के शो में सिर्फ यही बात चलेगी, थोड़ा बहुत समय और मिलेगा अपने पास 8:55 तक, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। देवदत्ती जी, आपने दर्शन सिंह जी को भी सुना, मुख्यमंत्री के लगातार संपर्क में हैं, उनसे बात कर रहे हैं, किसानों के हित की योजनाओं पर भी वो अमल कराने की सरकार से कोशिश करवा रहे हैं। 25 करोड़ रुपए सरकार ने फौरी तौर पर घोषणा की, हालांकि ये ऊंट के मुंह में जीरे की तरह, लेकिन 40 जिलों में मवेशियों के नुकसान की, घर टूटने के नुकसान की, फसलों के चौपट होने की,
उसके मुआवजे की तैयारी हो रही है और उसके आकलन की बात हो रही है। आपकी राय कि मध्य प्रदेश के खासतौर से बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या आपको फीडबैक मिल रहा है, महाकौशल में क्या फीडबैक है, और इसके अलावा मालवा निमाड़ में क्या है, आपसे जानना चाहते हैं देवदत्त जी। जी देखिए राघवेंद्र जी, जब तबाही करती है उसकी भरपाई तो सरकारों की बात नहीं है, जी लेकिन यदि मानवीयता के आधार पर, संवेदनशीलता के आधार पर प्रयास किया जाए तो मलहम लगाने का काम, डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए तो वो आगे वो सर्वाइव कर जाए। तो मुख्यमंत्री ने स्वयं बाढ़ इलाकों में जाके तबाही का मंजर देखा है, कैसे लोग बेघर हुए हैं, बर्बादी हुई, सब कुछ बह गया। उसके बाद जो होना, ये तुरंत वो जो जांच दल है वो पहुंचे, पटवारी, तहसीलदार दिए। राघवेंद्र जी, जो अभी समस्या है स्वास्थ्य के लिए, जब बाढ़ तबाही होती तो फिर बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही है वहां पे, क्योंकि तो लोग आश्रम से जैसे तैसे ऊपर से मच्छर बीमारी, खाने पीने का सामान घर में आप सब चला गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम और तुरंत अब उसमें देर किए बिना तुरंत ये बटना जाना चाहिए, शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत बर्बाद हो चुके। वो हम और आप यहाँ बैठ कल्पना नहीं कर सकते जिस कष्ट में वो जी रहे हैं, उनके परिवार, बच्चे है, कहीं कोई वृद्ध है, बच्चे हैं, बीमार हैं, सब बर्बाद होने के बाद वो उम्मीद लगाए जल्दी से इस पर वितरण व्यवस्था शुरू चाहिए। खाने के पैकेट उसको मिले थे, कुछ राशन मिला है, लेकिन अब लोगों को जरूरी चीजें जो लेने के लिए पैसे और कपड़े। मुझे लगता है कि देवदत्त जी आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, उसका कोई तार वार आप हिलाकर देखिए, आप आवाज कट के आ रही है आपकी। जी राघवन जी, मेरे यहाँ तो ठीक है, स्टूडियो अब ठीक है, अब ठीक आ रही है आवाज जी। ठीक, तो मुझे लगता है कि जरूरत इसी बात है, तुरंत उनको सहायता राशि जाए, क्योंकि अनुमान आप लगाते रहिए, अनुमान का कोई नुकसान हुआ उतनी भरपाई भी नहीं कर सकते। बिल्कुल आपने ठीक बात की। अभी हम सिर्फ किसानों की बात कर रहे थे, लेकिन आपने इस तरफ भी ध्यान आकर्षित कराया कि बारिश के दौरान और बारिश के बाद जो बीमारियां होती है उस पर अभी से जागने की जरूरत है। नहीं तो गांव देहात में अगर बीमारी फैल गई, वायरल फीवर फैल जाता है जिसकी संभावना पूरी है, डायरिया भी फैलता है क्योंकि पानी के अशुद्ध होने की वजह से लोग बीमार पड़ते हैं। आशीष जी, सवाल ये है कि किसानों को लाभ की बात कांग्रेस भी कर रही, बीजेपी भी कर रही, लेकिन जो आम आदमी है गांव देहात का, वो बीमारी का भी शिकार होने वाला है। अगर सरकार अभी से जाग जाए तो बीमारी की जो आक्रामकता है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और लोग बचेंगे अस्पताल में जाने से, डॉक्टरों के इलाज से, या उनकी जान को भी हम बचा सकते हैं। आपकी राय? मैं सिर्फ इसमें दो चीज जोड़ूंगा कि मध्य प्रदेश में 84 लाख किसानों ने खरीफ की फसल यानी खरीफ का रकबा बोया था, वो करीबन 1 लाख हेक्टेयर के आसपास है। उसमें 50 लाख हेक्टेयर का जो रकबा है वो धान सोयाबीन का है, लगभग 27 लाख हेक्टेयर का जो रकबा है वो धान का है, और 15-16 लाख का रकबा हम मक्का, बाजरा, फिर इसमें मूंग की बात करें, इसमें ज्वार की बात करें, ये सब चीज़ें उसमें शामिल हो जाती। तो इस तरह से लगभग 1 लाख हेक्टेयर के आसपास है, और बड़े पैमाने पर 70-80 लाख हेक्टेयर के आसपास किसानों को बहुत नुकसान हुआ। यानी ये जो नुकसान है वो 75% के आसपास है खरीफ का। आपकी राय? देखिए, जहाँ तक बीमारियों का पहली बात है, वो तो बीमारियाँ हर बार जो डूब प्रभावित इलाके होते हैं, बांध के आसपास की जगह, नदी, वहाँ पे बीमारियों की हर बार की समस्या है। वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और जहाँ तक इलाज और उपचार की बात है, तो अभी तो सरकार का पूरा फोकस चूंकि फसलों के खराब होने और सर्वे और इस पर है जी। लेकिन ये फोकस यहाँ पर अपने आप शिफ्ट होना चाहिए कि पहले लोगों को उसके साइड इफेक्ट से, बाद में जब पानी उतरेगा तो उससे, बाढ़ का पानी उतरे तो उससे बचाया जाए। लेकिन एक समस्या मध्य प्रदेश में है, जो दूरस्थ इलाके हैं जहाँ पर ये समस्या खड़ी होती है हमेशा, वहाँ पे एक तो स्वास्थ्य की जो अधोसंरचना है पूरी ध्वस्त है। वहाँ पर डॉक्टर, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, दूसरे जो इक्विपमेंट हैं उनकी कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। तो उन स्थितियों में कैसे, कई बार ऐसा मध्य प्रदेश में हुआ है दवाएं भी कम है, और दूसरा ये कि पूरा जो देहात का इलाका वो बंगाली डॉक्टर और जो झोला छाप डॉक्टर जिनको कहते हैं उनके हवाले है। वो इसलिए हवाले है क्योंकि मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो पिछले 10-15 साल की ही हम अगर उसको बेंचमार्क माने तो डॉक्टरों को वहाँ पदस्थ ही नहीं कर पाई है।
सारे डॉक्टर शहर में पॉलिटिकल जुगाड़ों से रहते हैं, आसपास जो जिला मुख्यालय है वहाँ रहते हैं, गांव में जाते नहीं है। और गांव में दूसरी बात है कि डॉक्टर क्यों जाएं, नए डॉक्टर, मेरी कई लोगों से बात होती है जो MBBS पढ़ के जाते हैं और उनको शुरू में उनकी शर्त होती है कि उन्हें जल्दी गांव में 3-4 साल रहना पड़ेगा। वो इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उनके वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है, उनकी डिस्पेंसरी में पर्याप्त दवा और पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, और दूसरा उनकी सुरक्षा का इंतजाम वहाँ पर नहीं है, क्योंकि जब विवाद होता है, कुछ होता है, तो उनके ऊपर काफ़ी दबाव होता है डॉक्टरों पर, गाँव का और दूसरी चीज़ों का। तो ये मैंने बहुत करीब से इन चीज़ों को देखा है। और लाइट का समस्या भी है। तो एक नया डॉक्टर जब शहर MBBS से पढ़ के जाता है, उसकी छोटी सी फैमिली होती है, वो क्या दे पाएगा? तो सरकार इतने सालों में ये चीज़ें अगर वहाँ गांव में स्टेब्लिश कर दे तो हो सकता है कि लोग प्रेरित हों और इधर उधर की जुगाड़ों से बचें। तो पहली तो ये बात है। दूसरी, फसलों का जो नुकसान का मामला है, ये निश्चित तौर पर, चूंकि ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसमें जितनी जल्दी सरकार मरहम लगा देगी मुआवजे का या कुछ और साधनों से, योजनाओं का, उतना बेहतर होगा। क्योंकि देखिए इसका सियासी एंगल भी है कि चुनाव भी करीब हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और जैसा अभी केदार सिंह जी बता रहे थे, जो समस्या, जितनी वो समस्या बता रहे थे, तो उससे ये लगता है, यदि उन समस्याओं पर हम गौर करें, उससे लगता है कि 15-17 सालों में या पिछले 20 सालों में, 25 सालों में कृषि को लाभ का धंधा बनाने का काम हुआ ही नहीं है। ये सीधी सीधी चीज़ें हैं। तो अब सरकार, हर ये एक कर्मकांड जैसा है कि सरकार जागती है, बात करती है, बाढ़ आती है, होता है, और उसके बाद फिर मौसम बदलता है, चीज़ें आगे चलने लगती हैं। तो ये चीज़ें पीछे ना छूटें, इसको देखें। मौसम बदलने के साथ चीज़ आगे बढ़ती है और लोग भूल जाते हैं, लेकिन हम इसलिए बार बार याद दिलाते हैं ताकि किसान नेता भी ना भूलें और सरकार के लोग भी इसको याद रखें। ये आपने बात की, मुझे लगता है कि दर्शन सिंह जी इसका और केदार जी बेहतर जवाब दे पाएंगे कि गाँव देहात में डॉक्टर नहीं पहुँच पाते हैं, जाने की इच्छा भी नहीं होती और सुविधाएं भी नहीं होती है। कल की बात है, हमारे एक परिचित है, उनकी एक बिटिया जो है, उन्होंने MBBS किया है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से, और उनकी कोई नियुक्ति होशंगाबाद के आसपास कहीं हुई है। वो चाहते हैं कि भोपाल के आसपास उसकी नियुक्ति हो जाए। तो असल में कोई भी गांव में काम करना पसंद नहीं करता, खासतौर से इस बारिश के मौसम में। तो जो डॉक्टर बनते हैं उनकी भी प्राथमिकता ये हो कि वो गांव देहात में जाए, थोड़ी सी दुष्कर स्थिति है उसका सामना करें, क्योंकि जो डॉक्टरी का सामना कर सकता है, जो डॉक्टरी पढ़ सकता है, वो गांव देहात की परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल, अपनी काबिलियत से बना सकता है। ये उसको अतिरिक्त काम करना होगा, लेकिन ये जरूरी है समाज के लिए भी, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। आप डॉक्टर काम कहाँ करेगा? हाँ, लेकिन जो MBBS कर रहा है, जो MBBS में 50 लाख रुपए खर्च कर रहा है, वो ऐसा नहीं कि वहां जाकर कुछ दिन रहकर वो चीजों को ना कर पाए, क्योंकि अगर उसमें इतनी काबिलियत नहीं है तो फिर इस बात पर भी शक है कि उसने MBBS कैसे किया है। क्योंकि जिसमें डॉक्टर को लोग अभी भी गाँव में भगवान का दर्जा देते हैं, अगर वो वहां 2 दिन रहकर, 1 दिन रहकर, अप डाउन करके अपनी व्यवस्था जमाता है, ये संघर्ष करना पड़ेगा शुरुआती दिनों में, क्योंकि आपने MBBS की डिग्री इन्हीं शर्तों के साथ ली है, बहानेबाजी उसमें नहीं चल पाएगी। मैं लौटूंगा। दर्शन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? दर्शन जी, आप, लगता है उनसे भी संपर्क हम दोबारा करने की कोशिश करते हैं। केदार जी, आप बताएं कि किसानों की दिक्कत तो है ही है, लेकिन बीमारियों के साथ डॉक्टरी की भी दिक्कत है, दवाओं की भी दिक्कत है, उससे कैसे देखते हैं आप? देखिए साहब, ये तो बहुत हमारे जीवन का बेसिक पहलू है, और इन्हीं चीजों के लिए हम लोग सरकार बनाते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति इन चीजों का पूरे अपने इसमें व्यवस्था नहीं कर पाता, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, ये हमारी मूलभूत सुविधा है। और हमारे पहले गाँव में सरकारी अस्पताल है, ये वो हुआ करती थी। अच्छा, न जाने कौन सा ट्रेंड आया कि डॉक्टर आ ही नहीं रहे, पोस्टिंग हो नहीं रही, उनके लिए वहां पर जो व्यवस्था होनी चाहिए थी मरीज को देखने के लिए, वो नहीं है। इसके कारण बहुत बड़ी दयनीय स्थिति जो सक्षम लोग। केदार जी, आपसे एक बात पूछूंगा, आज से 25 साल पहले और आज में गांव में सड़कें बनी है कि नहीं बनी? बिजली पहले से बेहतर हुई है? मैं नहीं कहता कि हर गांव में बिजली होगी, लेकिन पहले से बिजली बेहतर हुई है। और कोई भी डॉक्टर जब आज से 40 साल पहले गांव में जाते थे तो वो गांव के सरपंच के पास, मुखिया के पास जाते थे, और उसके रहने, खाने पीने का इंतजाम वो डॉक्टर किया, वो सब किया करते थे। तो बहाने हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मुश्किल दिनों में आप पढ़ाई कर सकते हैं, 50 लाख पैसे दे के MBBS दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप गांव में, चूंकि अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप नहीं जाएंगे, और इच्छा है तो आप सब काम कर लेंगे। ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो पर भी जाता हूँ, मेरा संबंध गाँव से भी, हम सबका संबंध गाँव से। 50 साल पहले, 40 साल पहले से तो गाँव की स्थितियाँ बेहतर हुई हैं, और तब फिल्मों में देखते थे कि गांव के में डॉक्टर जाते हैं, इलाज करते हैं और पूरा गांव उनकी सेवा भी करता है। इस तरह की बात मैं करना चाह रहा था।
केदार जी? नहीं, ये तो है। इसमें देखिए, डॉक्टर आता है, डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं। वो किसी भी छोटे बड़े किसी भी गांव में आएंगे तो उनके लिए जो गांव की सबसे बेहतर सुविधा हो सकती है, गांव के लोग वो अरेंज करके देने के लिए। सवाल यहाँ ऊपर उठ रहा है कि जो डॉक्टर बन रहे हैं उनकी इच्छा शक्ति क्यों नहीं है। अगर उनकी इच्छा शक्ति नहीं है तो सरकार जो उनके कोर्स कोरिकुलम में आप मतलब एक तरह का जो मंत्रालय बनाते हैं हैप्पीनेस के लिए, खुशहाली के लिए एक मंत्रालय बनाते हैं। लेकिन हम इस पर थोड़ी सी कम चर्चा करेंगे क्योंकि फिर किसान पीछे छूट जाएगा। लेकिन एक लाइन में बोलूंगा कि जब एमबीबीएस करते हैं तो उसमें गांव में सेवा करने की शर्त शामिल होती है। आपको पता है कि गांव के हालात कैसे हैं, या तो आप वो शर्तें मंजूर मत करिए, और मंजूर करते हैं तो फिर बहाने मत करिए। ये मेरा सीधा 2 लाइन में कहना था। बाकी आप अपनी बात पूरी करें। नहीं, हमारा यह है कि जब खुशहाली के लिए, हैप्पीनेस के लिए बनता है, ये चीजों पे सरकार को एक विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस चीज को थोड़ा सा हो सकता है ये लोग विरोध करें, परंतु इस पे एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी, एक कठोर निर्णय लेने का, एक प्रशासनिक निर्णय, मजबूत निर्णय लेने का सरकार को जरूरत है। जब ये व्यवस्थाएं हम लोगों को डिसेंट्रलाइज करनी है, आजकल आने जाने में उनको सुविधा हो गई, बहुत से गांव शहरों की तरह होने लगे हैं, तमाम चीजें, बिजली मिलने लगी है, तो उनको उनके नैतिकता के आधार पर, उनको जो सैलरी मिल रहा है उसके आधार पर उनको गाँव में रहना चाहिए, सेवा करना चाहिए। जब सिलेक्शन होता है, जब इंटरव्यू में जाता है, हम लोग भी इंटरव्यू में रहे हैं बड़े बड़े, तो वहाँ हम लोग बड़े एथिकल रहते हैं इंटरव्यू के टाइम, और जैसे ही वो सिलेक्शन होता है उसके बाद में जो एथिक्स होते हैं, जो हमारी मानवीयता होती है, वो कहीं ना कहीं बदल जाती है। तो ये तो व्यक्ति विशेष को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा सरकार के साथ साथ। ठीक। देवदत्त जी, आपने जो बात शुरू की थी, किसानों के साथ बीमारियों की भी बात की थी, पूरी चर्चा उसी पर फोकस हो रही, क्योंकि गांव देहात में हमने बीमारी को भी जोड़ के रखा है। जो डॉक्टर बनता है, जो गांव में किसानों की परिवार के इलाज के लिए जाता है, ग्रामीणों के इलाज के लिए जाता है, तो वो भी मुझे लगता है कि एक तरह की आपदा है कि डॉक्टर तो बन जाते हैं और वो पहुंचते नहीं है। ये भी एक किस्म की चिकित्सकीय आपदा है, ये ऊपर की आसमानी नहीं है। तो इस पर भी आपकी राय, किसानों की दिक्कतें भी, और समय थोड़ा कम है, संक्षेप में एक थोड़ा तय हो जाए कि कुछ लोग पूरे जीवन काल में अपनी सर्विस के दौरान शहर में रहते हैं और कुछ लोग गांव में। इसमें कुछ पीरियड हो जाए कि आपको शुरू के 3 साल गांव में और फिर 10 साल बाद फिर 1 साल गांव में, ऐसा कुछ नियम बन जाए। और गांव में सबसे ज्यादा जो है कि उनका ऑफिस और जो वर्क करने का और रहने का वो व्यवस्था होनी चाहिए, या अप डाउन की अनुमति दे दी जाए, क्योंकि वो उनके बच्चे वहां रह के नहीं पढ़ पाते, उनकी पारिवारिक समस्याएं बहुत होती है। यदि अपन व्यवहारिक धरातल पर देखते हैं तो थोड़ा सा व्यवहारिक धरातल पर उनकी सुविधाओं को ध्यान रखा जाए, क्योंकि एक डॉक्टर है वो अपने बच्चों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता, और गाँव में वैसे हम ये नहीं कहते कि डॉक्टर को जंगल में छोड़ दिया जाए, लेकिन डॉक्टर तो छोड़िए, जिनकी सिविल सर्विस नौकरी होती है वो भी गाँव नहीं जाना चाहते, स्कूल के टीचर गाँव नहीं जाना चाहते, कॉलेज के प्रोफेसर गाँव नहीं जाना चाहते। तो खैर ये एक अलग तरह की समस्या, उस पर किसी दिन और विस्तार से बात करेंगे। आशीष जी, आखिरी दौर की बातचीत है, आपसे अंतिम टिप्पणी इस पर कि किसानों की दिक्कतें तो है ही है, लेकिन किसानों को ये भी दिक्कत है कि उनको सरकारी आकलन कब होगा, कब मुआवजा मिलेगा, इस बीच में बीमारियां भी आ जाएंगी, फिर डॉक्टर कब पहुंचेंगे, दवाएं कब मिलेंगी, इन सब बातों पर आपकी सारगर्भित टिप्पणी। देखिए, इस पर तो सबसे सीधा हमला जो भोपाल में जो हमला है, या जो जिला मुख्यालयों पे हमला है, उनको तत्काल वहाँ भेजना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। दवाओं की उपलब्धता होनी चाहिए, डॉक्टर की उपलब्धता होना चाहिए, दौरे करें, मेडिकल टीम होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो किसानों की समस्या है, किसानों की समस्या तत्काल हल होनी चाहिए। हालांकि पानी उतरेगा, खेत में जो फसल या नुकसान होना हो चुका, वो तो हो चुका होगा, आने वाले समय में ही सरकार उस पर कुछ भरपाई कर पाएगी यदि करना चाहेगी तो। लेकिन स्वास्थ्य वाले मामले पे पहले मोर्चा लेना पड़ेगा। मैं फिर यही बात कहता हूं, देवदत्त जी जो कह रहे हैं कि डॉक्टर चला जाएगा, तमाम आदर्शों को लेके ढोता हुआ चला जाएगा, नहीं ना जाए, वो दवा कहां से लाएगा, लेकिन वो इक्विपमेंट कहां से लाएगा? आशीष जी, जब वो फॉर्म भरता है एमबीबीएस का, तब उसके लिए कोई नई शर्तें नहीं है, ये शर्तें पुरानी है। अरे वो तो है ही कंडीशन कि उसको वहां रहना है। मैं लेकिन वो दूसरी जाना बात नहीं कह रहा चाहता हूं कि वो अधोसंरचना के कंधे पे ले जाएगा, वो अस्पताल, डिस्पेंसरी, उपकरण, दवा, वो कहां, वो तो सरकार दे ना, वो सरकार तो दे उसको, वो वहां फिर सरकार उसको भेजे जाके। और ऐसा नहीं है कि जाते ही नहीं है, बहुत सारी गांव की जो डिस्पेंसरी है छोटी, उसमें नए डॉक्टर ही पदस्थ हैं, जो नामचीन डॉक्टरों के बच्चे हैं वो शहर में हैं, और जो एमबीबीएस पढ़कर दूसरे सामान्य हैं वो बेचारे। केदार जी से मैं आखिरी बात पूछे तो, केदार जी, क्या गांव में डॉक्टर पहुंच रहे हैं?
गाँव में डॉक्टर तो बड़ा तकलीफ है, गाँव की तरफ तो नहीं, गाँव के लोग जरूर शहर की तरफ पहुंचे। बिल्कुल, बस यही मैं पूछना चाह रहा था। दरअसल एमबीबीएस करना चाहते हैं, एमडी करना चाहते हैं, लेकिन इस देश के जो ग्रामीणों की सेवा वो नहीं करना चाहते। तो ये बहुत सारी बातें जिस पर हम फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। अभी हमारा फोकस किसानों पर था। सभी मेहमानों को धन्यवाद। दर्शन जी आपको भी, केदार जी आपको भी धन्यवाद, देवदत्त जी आपको भी, और आशीष जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर किसान दो तरफा मार झेल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार मुआवजा भी देगी और ग्रामीण क्षेत्र में इलाज भी मुहैया कराएगी। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।